हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सफलतम क्लासेस पर। मैं योगिता चावड़ा आज आप सभी के लिए क्लास 11th फिज़िक्स का चैप्टर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लेकर आई हूँ। इसमें हम सॉलिड की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि स्ट्रेस, स्ट्रेन। इसमें हम यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या हुक्स लॉ जैसे टॉपिक भी कवर करेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं। जैसे कि हमारे पास सबसे पहले टॉपिक आता है, वो है डीफॉर्मिंग फोर्स। डीफॉर्मिंग फोर्स ऐसा फोर्स होता है जो किसी भी बॉडी के शेप, साइज या फिर वॉल्यूम में चेंज ले आए, उसी को कहा जाता है डीफॉर्मिंग फोर्स। जो बॉडी फिक्स हो किसी जगह पर, जो रोटेट ना कर सके, तो उसमें एक चेंज आ जाता है उस फोर्स के कारण, और उसी फोर्स को कहा जाता है डीफॉर्मिंग फोर्स। ए फोर्स विच चेंज द साइज और शेप ऑफ ए बॉडी विच इज नाइदर फ्री टू मूव नॉर फ्री टू रोटेट, इसी को हम कहते हैं डीफॉर्मिंग फोर्स। आगे हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी किसी भी बॉडी या किसी भी मैटर की एक प्रॉपर्टी होती है। जो बॉडी किसी डीफॉर्मिंग फोर्स के अप्लाई किए जाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप, साइज और वॉल्यूम को रीगेन कर ले, उसी को कहा जाता है इलास्टिक बॉडी, और इसी प्रॉपर्टी को कहा जाता है इलास्टिसिटी। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, इफ़ ए बॉडी रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, इट इज सेड टू बी इलास्टिक बॉडी, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, इलास्टिसिटी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल आता है रबर बैंड का। आगे हम डिस्कस करेंगे परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जो बॉडी किसी डीफॉर्मिंग फोर्स के हटाए जाने पर कंप्लीटली अपनी जो शेप, साइज को रीगेन कर ले, उसी को कहा जाता है एक परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में आता है क्वार्ट्ज फाइबर। इसके बाद हम देखेंगे प्लास्टिसिटी। ये भी इलास्टिसिटी की तरह ही एक प्रॉपर्टी होती है। जो बॉडी डीफॉर्मिंग फोर्स के हटाए जाने के बाद अपनी ओरिजिनल शेप, साइज को रीगेन ना कर पाए, उसको कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, और उस प्रॉपर्टी को कहते हैं प्लास्टिसिटी। यहाँ लिखा हुआ है, इफ ए बॉडी डज नॉट रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप even after the removal of deforming force, it is said to be plastic body, और इसी प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है, प्लास्टिसिटी। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में आता है च्युइंगम। अगर हम उस पर डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें और उसको हटाने के बाद उसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप को रीगेन नहीं कर सकता, तो च्युइंगम हमारे पास एग्जांपल आता है एक प्लास्टिक बॉडी का। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी वो बॉडी होती है जो डीफॉर्मिंग फोर्स हटाए जाने के बाद बिल्कुल भी अपनी जो शेप, साइज में चेंज ना लाए। जैसे कि हमारे पास एग्जांपल में आता है पुटी और पैराफिन वैक्स। ये जो होते हैं, ये नियरली परफेक्टली प्लास्टिक बॉडीज़ होते हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस होता है रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हम बात करें रीस्टोरिंग फोर्स की, तो रीस्टोरिंग फोर्स वो फोर्स होता है एक बॉडी के अंदर का। अगर हम किसी बॉडी पर बाहर से एक एक्सटर्नल फोर्स दें और जो बॉडी है अपनी ओरिजिनल शेप या साइज को रीगेन करने के लिए जो फोर्स लगाए, उसे कहा जाता है इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स। इंटरनल रीस्टोरिंग फोर्स और फोर्स अप्लाइड दोनों बराबर होते हैं, तो हम इसका फॉर्मूला बन जाता है स्ट्रेस इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर हम इसकी यूनिट्स की बात करें तो एसआई यूनिट में फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और एरिया की मीटर स्क्वायर, तो स्ट्रेस की यूनिट हो जाएगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर हम सीजीएस सिस्टम में बात करें स्ट्रेस की यूनिट की, तो सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट होगी डायन पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
इसके बाद अगर हम इसके डायमेंशन की बात करें तो डायमेंशन, फोर्स का डायमेंशन होता है ML_T-2 और एरिया का क्या होता है L²। तो स्ट्रेस का हमारे पास डायमेंशन आ जाएगा ML-1T-2। ये हमारे पास डायमेंशन है स्ट्रेस का। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेस। टाइप्स ऑफ स्ट्रेस में सबसे पहले हमारे पास आता है टेंसाइल स्ट्रेस। टेंसाइल स्ट्रेस, इट इज द रीस्टोरिंग फोर्स सेट अप per unit cross sectional area of a body when the length of the body increases in the direction of deforming force। अगर किसी भी बॉडी पर हम deforming force अप्लाई करें और उसकी लेंथ में चेंज आए, इंक्रीज आए, तो वो होता है टेंसाइल स्ट्रेस। और आगे हम बात करें कंप्रेशनल स्ट्रेस की, तो इसमें क्या होता है, किसी बॉडी की लेंथ में डिक्रीज आता है डिफॉर्मिंग फोर्स के कारण, इसे कहा जाता है कंप्रेशनल स्ट्रेस। आगे हमारे पास आता है हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस क्या होता है, इफ ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म फोर्स फ्रॉम ऑल साइड्स देन द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेस इज कॉल्ड हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के चारों तरफ से फोर्स लगाएं और उसमें चेंज आए, उसके कोई शेप साइज में चेंज आए, तो उसे कहा जाता है हाइड्रोस्टेटिक स्ट्रेस। आगे हम बात करेंगे टेंजेंशियल या फिर शीयरिंग स्ट्रेस का। व्हेन ए डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियली टू द सरफेस ऑफ ए बॉडी इट प्रोड्यूसेस ए चेंज इन द शेप ऑफ द बॉडी। तो ये क्या हो जाएगा, द टेंजेंशियल फोर्स सेट अप पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड टेंजेंशियल स्ट्रेस। अगर कोई बॉडी के हम टेंजेंशियली फोर्स लगाएं और उसके जो उसमें कोई चेंज आए उसके शेप साइज में, तो जो फोर्स पर यूनिट, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट एरिया होगा वो होगा शीयरिंग स्ट्रेस। अब आगे हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेन के बारे में। स्ट्रेन होता है रेशियो ऑफ चेंज इन द डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन ऑफ ए बॉडी। ये एक डायमेंशनलेस, एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। आगे इसका फॉर्मूला हो जाता है तो चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन। आगे हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। सबसे पहले हमारे पास आता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में हम बात करेंगे चेंज इन लेंथ के ऊपर। अगर चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ देखें तो उसे कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो ये होगा, इट इज डिफाइंड एज द इंक्रीज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। ये क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। आगे आता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में वॉल्यूम में चेंज आए, तो ये क्या है, इट इज डिफाइंड एज द चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट ओरिजिनल वॉल्यूम। ये हमारे पास क्या जाता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। अगर हम आगे बात करें शियर स्ट्रेन की, तो ये होता है, इट इज डिफाइंड एज द एंगल थीटा थ्रू विच ए फेस ओरिजिनली परपेंडिकुलर टू द फिक्स्ड फेस गेट्स टर्न्ड ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियली डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे हम देखें, ये हमारे पास एक बॉडी है, ये नीचे से फिक्स है, इसके ऊपर हमने इस डायरेक्शन से ये फोर्स अप्लाई किया। पहले ये कुछ ऐसी थी, अब ये डैश जो लाइन है ये शो कर रही है इसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद। यहाँ पर कुछ थीटा एंगल में चेंज आया है, ये कुछ थीटा एंगल है। जैसे ये इतना चेंज आया है, अगर हम इसे लिख दें डेल्टा एक्स, और ये जो लेंथ थी ये क्या थी, एल, तो हमारे पास शियर स्ट्रेन क्या बन जाएगा, डेल्टा एक्स बाय एल। यही इस डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि जो परपेंडिकुलर जो हमारे पास फेस होता है गेट टर्न ऑन अप्लाइंग टेंजेंशियली डिफॉर्मिंग फोर्स, उसे हम क्या कहते हैं, शियर स्ट्रेन। इसके बाद हम आगे चलते हैं इलास्टिक लिमिट। हमने अभी इलास्टिसिटी के बारे में डिस्कस किया। अब इलास्टिक लिमिट क्या होती है, अगर हम किसी बॉडी पर फोर्स लगा रहे हैं, कोई डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं
और उसमें वो अपनी ओरिजिनल शेप को चेंज कर रहा है, वो कुछ लिमिट तक अपनी जो शेप साइज को क्या कर सकता है, रीगेन कर सकता है। जिस पॉइंट तक या जितनी उसकी कैपेसिटी है उसी को हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट। अगर उसके बियॉन्ड हम उस पर फोर्स बढ़ा रहे हैं तो वो अपनी ओरिजिनल जो लेंथ या फिर शेप है उसे रीगेन नहीं करेगा। जो वही पॉइंट होता है उसे कहा जाता है इलास्टिक लिमिट। यहाँ जैसे लिखा हुआ है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी कंप्लीटली रीगेन इट्स ओरिजिनल साइज एंड शेप आफ्टर द रिमूवल ऑफ डीफॉर्मिंग फोर्स, इसे ही क्या कहा जाता है, इलास्टिक लिमिट। अगर हम इस इलास्टिक लिमिट के बाद भी अगर हम इसे डीफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करें इसके ऊपर तो उसमें एक परमानेंट चेंज आ जाता है, वो अपनी जो ओरिजिनल लेंथ है उसको रीगेन नहीं कर पाता है। उसी को क्या कहा जाता है, परमानेंट सेट या फिर डीफॉर्मेशन ऑफ ए बॉडी। आगे हम डिस्कस करेंगे हुक्स लॉ। हुक्स लॉ हमें क्या कहता है कि जो स्ट्रेस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के विद इन द इलास्टिक लिमिट। एक इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, स्ट्रेन, यहाँ पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे कोई के कांस्टेंट लेंगे और उसी कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। स्ट्रेस स्ट्रेन को अगर इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। इसी कांस्टेंट को क्या कहा जाता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। आगे हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है। तो जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी या फिर हम कहें कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द कोरस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट, उसे ही हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है ये वही के कांस्टेंट था जो हमने हुक्स लॉ में यूज़ किया था। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। जैसे कि इसके 3 टाइप्स आते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। यंग मॉडुलस में क्या होता है, द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। अगर उसके लेंथ में कोई चेंज या कोई स्ट्रेस पर यूनिट एरिया में अगर हम लेंथ को देखें तो वो होता है यंग मॉडुलस। बल्क मॉडुलस में वॉल्यूम आती है और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी में क्या आता है, इलास्टिसिटी उसकी किसी शेप में चेंज आता है या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप हम कह सकते हैं उसे। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, विद इन द इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इसी को क्या कहेंगे, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा एल अपॉन एल। यही हमारे पास लिखा हुआ है फॉर्मूला, फोर्स अपॉन एरिया इंटू डेल्टा एल बाय एल। इसके बाद हमारे पास एक ये कर्व है, स्ट्रेस स्ट्रेन का एक ग्राफ है। हुक्स लॉ में हमने देखा कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर एक इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है तो उसका ग्राफ देखें तो एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब हम यहाँ देखने जा रहे हैं, एक मेटल वायर ली हुई है और उसका हम स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देखेंगे। यहाँ पे क्या शो किया हुआ है, ओ से लेके ए पॉइंट तक स्ट्रेस के बढ़ने के साथ साथ स्ट्रेन भी बढ़ रहे हैं। मतलब कि ओ से लेके ए पॉइंट तक स्ट्रेस स्ट्रेन के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। मतलब कि ये यहाँ तक हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इसी ए पॉइंट को कहा जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट, कि जहाँ तक ये हुक्स लॉ को फॉलो कर रहा है। इसके बाद हम देखें तो ए से बी तक थोड़ा सा ये बैंड हो गया है। अब यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हुक्स लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। यहाँ तक ये जो बी पॉइंट है ये इलास्टिक लिमिट होता है। इलास्टिक लिमिट हमने अभी पढ़ी थी कि इलास्टिक लिमिट में क्या होता है, वो एक लिमिट तक अपनी ओरिजिनल लेंथ को या शेप को क्या कर सकता है, रीगेन कर सकता है। यहाँ तक बी तक हमारे पास क्या है, इलास्टिक लिमिट, या इसी को हम कहेंगे यील्ड पॉइंट। इसके बाद
बी से सी तक अगर हम देखें, यहाँ पे भी कुछ थोड़ा सा कर्व आ रहा है। यहाँ बी से सी के बीच में अगर हम एक बॉडी से डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो वो अपनी शेप तो रीगेन कर लेगा, पर अपनी जो ओरिजिनल शेप थी वो रीगेन नहीं करेगा, उसमें कुछ चेंज आ जाएगा, वो अपनी जो ओरिजिनल शेप या साइज था वो रीगेन नहीं कर सकता। तो ओ से लेके ओ डैश तक ये जो डिस्टेंस है या ये जो है, इसे हम क्या कहेंगे, ये परमानेंट सेट। अब अगर हम सी पॉइंट पर अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स को हटाएं तो ये ओ डैश, ये जो डैश लाइन है, ये पाथ फॉलो करेगा और इसकी जो ये शेप साइज है वो ओरिजिनल नहीं आ सकता। इसके बाद हम सी से डी पॉइंट तक जाएं तो सी से डी पॉइंट तक हम देखेंगे कि थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ाने पर ही स्ट्रेन की अमाउंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, प्लास्टिक बिहेवियर। इसमें ये अपनी जो ओरिजिनल लेंथ है अब वो उसे रीगेन नहीं कर सकता। इससे पहले जब यहाँ पे हुक्स लॉ फॉलो हो रहा था तो यहाँ पे क्या था, इलास्टिक बिहेवियर, मतलब कि अगर हम डीफॉर्मिंग फोर्स को हटा दें तो वो अपनी ओरिजिनल लेंथ, शेप, साइज को रीगेन कर लेगा। डी पॉइंट के बाद हम देखें डी से ई पॉइंट तक, अगर हम उस बॉडी में और भी फोर्स बढ़ाए जा रहे हैं, जो प्लास्टिक बिहेवियर है उससे भी आगे हम अगर बढ़ा रहे हैं, तो आखिर में एक ई पॉइंट आएगा जहाँ पर जो उसका क्या आ जाएगा, फ्रैक्चर पॉइंट। यहाँ पर वो आके वो टूट जाएगा और इसी पॉइंट को क्या कहा जाता है, फ्रैक्चर पॉइंट। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ।